टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रफ सरफेस है, देखना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। रफ सरफेस है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है 0.5। एक रफ सरफेस है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है 0.5 एंड इस तरीके का डायग्राम दिया गया है। एक बार में सभी का सही आंसर आना चाहिए। 2 किलोग्राम एंड ये 5 किलोग्राम। ठीक है, तुमसे पूछा गया फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। करो सॉल्व, टेंशन एंड एक्सेलरेशन सॉल्व करो। जैसे अपन ने न्यूटन्स लॉ में किया था वैसे ही करना है, बस इसमें एक फ्रिक्शन का फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा। किधर लगेगा? सिर्फ 2 किलोग्राम के ब्लॉक पे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एफबीडी ड्रॉ करो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करना ट्राई। पहले 5 केजी के लिए ब्लॉक के लिए एफबीडी ड्रॉ करो। ओके, आंसर तो आने लग गया 150/7 एंड 40/7। ठीक है, फोर्टी बाई सेवन, 50, 25/7, 150/7, 40/7। ठीक है, देखना करते हैं सॉल्व। ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे क्या लगेगा? mg। और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। तो इसमें यदि एफबीडी अपन बनाया तो 50 माइनस टी इक्वल्स टू 5 इंटू ए। इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इस वाले ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाओ तो टेंशन टी और फ्रिक्शन पीछे, एक्सेलरेशन आगे। तो पहले अपन फ्रिक्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? म्यू इंटू नॉर्मल के। म्यू है कितना? 0.5। नॉर्मल कितना होगा? देते हैं तो t माइनस 10, क्या कर रहा हूँ, इससे ये कैंसिल होगा और 40 इक्वल्स टू 7 है। तो a इक्वल्स टू 40/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। किसी एक इक्वेशन में रखोगे तो 2a प्लस 10 और a है कितना? 40/7, तो 80/7 प्लस 10, तो यहाँ से आ जाएगा 150/7 न्यूटन। ये मेरा आंसर सर। देखो किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया हो यस का मैसेज करो, नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। सब कुछ न्यूटन्स लॉ जैसा ही चल रहा है, बस एक एडिशनल क्या लगा? फ्रिक्शन।
और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के। यहाँ पे अपन ने म्यू इंटू एन क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग है, और तुम्हें पता है कि जब ऑब्जेक्ट मूविंग होता है तो कौन से फ्रिक्शन लगाते हैं अपन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के। और म्यू यहाँ पे म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं गिवन है, तो मैं मान के चलूंगा कि म्यू स्टैटिक इक्वल्स टू म्यू काइनेटिक के होता है। ओके, नोट कर लिए हो, समझ में आ गया हो, डन का मैसेज कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 किलोग्राम एंड इधर से 5 किलोग्राम, दोनों 5 और 5 है, ठीक है। इस बार तुम्हें म्यू एस गिवन है 0.6 और म्यू के गिवन है 0.5। सेम क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। सॉल्व करो, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, करो सॉल्व। 5 किलोग्राम है दोनों के लिए। म्यू स्टैटिक गिवन है 0.6, म्यू काइनेटिक गिवन है 0.5। ए 2.5, टेंशन 47.5। ओके, चलो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे
म्यू एस और म्यू के अलग अलग गिवन है, क्या मतलब होगा ये समझते हैं। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन सॉल्व करना होगा, तो स्टैटिक कितना होगा बताओ, 0.6 इंटू 50, तो यहाँ से 30 न्यूटन बनेगा। एंड काइनेटिक कितना बनेगा बताओ, काइनेटिक यहाँ से 25 न्यूटन बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है कि इधर से 50 न्यूटन प्रोवाइड कर सकता है और 30 एंड 25 से ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट मूविंग होगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूविंग होगा तो मैं यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई करूंगा, तो काइनेटिक। इसका मतलब जब मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो मैं कौन सा फ्रिक्शन लूं, काइनेटिक। देखना ध्यान से, टेंशन ऊपर 50 नीचे एंड एक्सेलरेशन नीचे, क्या लिखोगे, 50 माइनस टी इक्वल्स टू 5 इंटू ए। अच्छा इधर देखो, टेंशन टी आगे, फ्रिक्शन पीछे, एक्सेलरेशन आगे, क्या लिखोगे बताओ, टी माइनस फ्रिक्शन। यहाँ पे काइनेटिक लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग है, राइट। इसे कैंसिल होगा और 50 माइनस काइनेटिक है कितना 25, तो 50 माइनस 25, 25 इक्वल्स टू 10 ए, सही है ना। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, देखो ए यहाँ से आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए जैसे 2.5 आता है तो मैं 50 माइनस टी इक्वल्स टू 5 इंटू 5/2 कर लो चाहे तो इसे, तो टी इक्वल्स टू कितना आएगा 50 माइनस 25/2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपने पास 75/2 न्यूटन टेंशन। ये आया होगा आंसर, किसी को डाउट तो नहीं है ना। इजी क्वेश्चन था। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। म्यू एफ के अपन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूविंग है और ऑब्जेक्ट मूविंग होता है तो फ्रिक्शन कौन सा लगाते हैं, काइनेटिक। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मूविंग था, देखो ना 5 and 2, तुम खुद देख सकते हो एक्सेलरेशन अपना पॉजिटिव है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में तुम्हें एक ही फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया था, म्यू एस और म्यू के दिया ही नहीं है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, म्यू एस और म्यू के को इक्वल मानेंगे। बट इस क्वेश्चन में अलग अलग दिया है, तो अलग अलग देने का भी कोई फायदा तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मूविंग है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता तो फिर इसका कोई मतलब निकलता। इन ऑब्जेक्ट मूविंग है तो अपन क्या लेंगे, काइनेटिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या, हो गया हो, डन का मैसेज करो। देखना नेक्स्ट, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आज से 2 साल पहले मेंस में आया था, वो मैं क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ। मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता बट पैटर्न पता है कैसा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है, सपोज इधर है अपने पास 7 किलोग्राम का ब्लॉक। एंड तुमसे पूछा गया, मैं क्वेश्चन एक बार कंप्लीट लिख देता हूँ, ठीक है। ये 0.5 फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। तुमसे पूछा गया फाइंड द मास ऑफ ए स्मॉल लिम्ब सो दैट सिस्टम इज इट एंड रेस्ट। फाइंड mass of small limb so that block is at rest। करो सॉल्व, फाइंड मास ऑफ a small limb so that block is at rest। स्मॉल क्या होना चाहिए जिससे, स्मॉल एम क्या होना चाहिए जिससे कि जो सिस्टम है कैसे हो, रेस्ट पे रहे। सोचो, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सी, ओके।
बिल्कुल सही आंसर है सभी का। देखना ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। करो सॉल्व जल्दी से, इजी क्वेश्चन है ये। सभी का मैसेज चाहिए मुझे। 2 4 5 6 7 स्टूडेंट ने अभी तक मैसेज किया है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे पता है रेस्ट पे रहे, इसका क्या मतलब है कि इस पे जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा, mg के, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। a किसके बराबर है, 0 के। तो t मैं क्या कहूंगा, 50 न्यूटन। अब इस ब्लॉक के लिए मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। आगे टेंशन लगेगा और पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो टेंशन किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के। और फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के। और म्यू है कितना, 0.5, और नॉर्मल कितना होगा, 7 + m × g। सही है। और टेंशन है किसके बराबर, 50 के। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट पता लगेगा कि 50 = 5 7 + m। तो इससे कैंसिल होगा 10, तो m यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 किलोग्राम। किसी को डाउट तो नहीं है ना। तुम्हें ये मानना है यहाँ पे कि सरफेस फिक्स्ड है ना, ऐसा नहीं कि, ऐसा ना हो कि ये आगे चला जाए पीछे रह जाए, ऐसा नहीं मानना है। ये एकदम रेस्ट पे ऐसा मान के चलना है, इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन भी है हमेशा। खैर, आगे बढ़े। क्या ये समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी सॉरी, मैंने ऑडियो ऑन ही नहीं किया। देखो क्वेश्चन क्या है। एक सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.6 एंड स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.6 एंड काइनेटिक है 0.4। सरफेस
पे अपन ने ब्लॉक प्लेस करा है, टी बराबर 0 पे ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट पे, रेस्ट से ही रिलीज किया गया। तुमसे टेंशन, एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, ठीक है। 50, 0 एंड 60, ओके ठीक है, देखते हैं। फिफ्टी टू बाई थ्री एंड 140/3, ओके ठीक है स्नेहिल, देखते हैं। उत्कर्ष का आंसर है 50, 0, 50, ठीक है। स्नेहिल का 52/3, 140/3, ठीक है। कोई बात नहीं, वो मैं चेक कर लूंगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। तुम बस कॉमा लगा के भी आंसर लिखोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि कौन सा वैल्यू किसके लिए तुमने दिया है। अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही है, वो मैं नहीं बताऊंगा किसका है। करो ट्राई सभी। कुणाल ने अपना आंसर चेंज कर लिया, ठीक है, बढ़िया, गुड। देखो फ्रिक्शन जो टॉपिक है ना, ये मैथमेटिकल भी है, मतलब ऑब्वियसली मैथ्स, इसमें इक्वेशन तो तुम्हें सॉल्व करनी है, और साथ ही साथ इसमें अपने को ना कॉमन सेंस भी लगाना है। कॉमन सेंस यानी कि कुछ लॉजिकल अप्रोच। ये चैप्टर दोनों के साथ डील होता है ना। 18/3, 20, 140, क्वेश्चन का आंसर है, ओके देखते हैं। 2 मिनट का टाइम है, सोचो, अच्छे से सोचो, है ना, मैं टाइम दूंगा भरपूर। बस एक का आंसर सही है, बाकी का आंसर गलत है, और सही किसका है वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। सोचो सोचो, लगाओ दिमाग। 0, 0, 50, ओके देखते हैं। 50, 0, 60, ठीक है देखते हैं ये भी आंसर।
चलो मैं जिससे पूछूंगा वो अपना अपने आंसर्स को सपोर्ट करो, आखिर तुमने ऐसा क्यों सोचा। पहले अजय बताओ, आंसर्स तुम्हारा जो 50, 10/3 एंड 40 आ रहा है, कैसे तुमने सॉल्व किया। सर नहीं, ओके चलो खत्म करते हैं। अमित, अमित अपने आंसर को सपोर्ट करो, 50, 0 और 60 तुमने कैसे सोचा। सर वो आपने बोला रेस्ट में ऑब्जेक्ट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा उसमें। नहीं नहीं, रेस्ट में कब है, टी बराबर 0 पे है ना, जब मैं सिस्टम को रिलीज करता हूँ उस टाइम पे रेस्ट पे है। मतलब सिंपल समझो ना, u बराबर 0 गिवन है, बाकी कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा गिवन है ना। हाँ बताओ उसके बाद। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि सिस्टम रेस्ट में या मूविंग है ना, वो तुम खुद डिसाइड करोगे। सर फिर गलत। ठीक है सोचो। हाँ नहीं कोई बात नहीं, गलत तो नहीं है, का जो आंसर तो सही है, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो और कौन किससे पूछूं। हाँ सौम्य बताओ, 0050 कैसे आया माइंड में। 0050 सर स्टैटिक फ्रिक्शन 60 तक जा सकता है तो ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं करेगा। मूव तो नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। फिर तो जीरो टेंशन कैसे हो सकता है। 0060 तुम्हारा आंसर है, इसका मतलब कि टेंशन 0, एक्सेलरेशन 0 और फ्रिक्शन फोर्स 60। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि टेंशन 0 कैसे हो सकता है। यदि टेंशन 0 हो जाता तो फिर ये ब्लॉक यहाँ पे तो हैंग ही नहीं रहता ना, फिर तो नीचे चला जाता ये नहीं। हाँ सर। सोचो सोचो और किसका है आंसर। कुशल, 18/3 2140 सपोर्ट करो अपने आंसर को, कैसे सोचे तुमने। u बराबर 0 देखा नहीं, ओके ठीक है सोचो जल्दी से। अब अपन आते हैं फाइनल आंसर पे, जो किसने बताया है, कुणाल ने बताया है और उत्कर्ष ने बताया है। उत्कर्ष बताओ कैसे सॉल्व किए। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 60 न्यूटन है बिल्कुल और टेंशन अपना 50 न्यूटन है, तो बिल्कुल फ्रिक्शनल वैल्यू जो लिमिटिंग होती है अपनी एडजस्टेबल होती है, तो 50 न्यूटन ही हो गया बिल्कुल। और एक्सेलरेशन 0, ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट सही करेगा। बात, बिल्कुल सही। देखो बहुत सही। देखो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि मुझे ये चेक करना होगा कि इसमें स्टैटिक और काइनेटिक है कितना। तो तुम्हें स्टैटिक जब सॉल्व करोगे तो 60 आएगा और काइनेटिक जब सॉल्व करोगे तो 40 आएगा। देखो सिंपल समझाता हूँ, ये जो पॉइंट है ना इसको हटा दिया करो और मास से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो पॉइंट हटाया क्यों, क्योंकि जी से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा, और सिंपल अपन ने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 60 और 40। मुझे बताओ, मुझे पता है कि इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मुझे कम से कम तो 60 न्यूटन चाहिए होगा, है ना। इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मुझे कम से कम कितना चाहिए, 60 न्यूटन। बट इस ब्लॉक में यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूं तो इधर टेंशन है और इधर 50 है, तो ये मैक्सिमम 50 न्यूटन से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता ना, टेंशन 50 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। सोचना, टेंशन इस केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो नीचे ही मूव करना है, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा तो तुम इसके लिए इक्वेशन भी बनाओ, तो 50 माइनस टी इक्वल्स टू एम ए लिखोगे। तो टी बराबर क्या लिखोगे, 50 माइनस एम ए। इसका सिंपल सा मतलब है, यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे टी मैक्स बताओ, तुम कहोगे सर टी मैक्स तो 50 से ज्यादा होगा ही नहीं, राइट। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन 50 है, और इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए मुझे कम से कम कितना चाहिए, 60 न्यूटन। अब तुम कहोगे सर यहाँ 40 भी तो है, लेकिन देखो ये 40 पिक्चर में तो तब आएगा ना जब ये ऑब्जेक्ट एक बार मूव हो जाए। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं होगा तो इस 40 की तो अपन बात ही नहीं करेंगे। हाँ ये जरूर, ये ऐसा गिवन होता कि u बराबर कुछ 2 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होता, मतलब ऑब्जेक्ट पहले से ही मूविंग है, दैट मींस कि मैं कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई करता यहाँ पे, काइनेटिक। स्टैटिक की फिर मैं बात नहीं करता, फिर मैं यहाँ पे टेंशन एक्सेलरेशन सब कुछ सॉल्व करता। बट t बराबर 0 पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कम से कम तो मुझे 60 न्यूटन तो चाहिए ही चाहिए। 60 न्यूटन से कम होगा ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, 50। कहने का मतलब ये सिस्टम कैसे रहने वाला है रेस्ट में, जैसा तुम्हें डायग्राम दिख रहा है वैसे ही हमेशा रहेगा। पहले इतना तुम्हें समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। समझ में आ गया सभी को। हाँ
अब देखो, अब मुझे पता है कि जब मैं इस ब्लॉक के लिए देखा तो इसने डिमांड कितना किया था 60, बट ये दे कितना सकता है 50। तो तुम्हें पता है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है बताओ? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है। ये मैक्सिमम कितना दे सकता है 60, बट मुझे 60 चाहिए ही नहीं, ये तो 50 ही मांगा है। तो ये फ्रिक्शन कितना प्रोवाइड करेगा? 50 न्यूटन। समझ रहे हो? तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 50। एक्सेलरेशन कितना? 0। टेंशन कितना? 50। तो आंसर है 50 0 50। क्या तुम्हें समझ में आया अच्छे से? रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज टाइप कर देना। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन दूंगा, नोट कर लो जल्दी से। नोट तो क्या ही करना, सब कुछ लॉजिक है। तो फाइनल आंसर, टेंशन कितना होगा? 50 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 50। नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? स्टैटिक। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, अच्छे समझ में आ जाए तो फिर मुझे डन का मैसेज कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना, एक इसी टाइप का क्वेश्चन और देता हूं मैं। 5 किलोग्राम, इधर है 8 किलोग्राम। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.8 एंड काइनेटिक है 0.7। ठीक है, तुमसे पूछा गया टेंशन, एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। करो सॉल्व। टेंशन, एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। फिफ्टी 0 50। ओके, गजब, इस बार भी सेम आंसर आ गया यार। बिल्कुल सही आंसर है। डेटा सेम ही लेवल लगता है, सेम तो नहीं लिया बट आंसर सेम आ गया। 50 0 50 करेक्ट आंसर है। देखो जल्दी से। सभी का आंसर आना चाहिए।
चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पूछता हूँ। लगता है तुम लोग थक गए हो या फिर पता नहीं, रिप्लाई नहीं करना चाह रहे हो। 4-5 स्टूडेंट ने रिप्लाई किया अभी तक बस। लविकांत आंसर बताओ क्या आएगा। देखो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन टी ऊपर लगेगा, 50 किधर नीचे। तो मुझे पता है मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है, 50। 50 से ज्यादा टेंशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे यदि मैं स्टैटिक फ्रिक्शन लिखूं तो कितना होगा 64, काइनेटिक लिखें तो कितना होगा 56। सिंपल क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से, पॉइंट जी ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे 64 एंड 56। मुझे पता है कि इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 64। दे हम कितना रहे 50, मतलब ये मूव तो करेगा नहीं, तो टेंशन कितना होगा 50, एक्सेलरेशन कितना 0 और फ्रिक्शन कितना 50 के बराबर। फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखना नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये है अपने पास 3 किलोग्राम का, इधर ये 5 किलोग्राम, 5 नहीं, इधर ये मान लो 2 किलोग्राम का है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है 0.7 एंड काइनेटिक तुम्हें गिवन है 0.6, ठीक है। और ऐसा दिया गया कि अभी ये ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूविंग है, कितने से, तो 10 मीटर पर सेकंड से। ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, आराम से सॉल्व करना। आगे की तरफ मूविंग है किधर, 10 मीटर पर सेकंड से। तुमसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस, या पहले इजी वाला कर लेते हैं फिर। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। करो सॉल्व। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.7 गिवन है, म्यू एस है 0.7 और म्यू के गिवन है 0.6। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड एंड तुम्हें इनिशियल स्पीड एट t इक्वल्स टू 0 गिवन है। एट t इक्वल्स टू 0 10 मीटर पर सेकेंड माइनस एक्स एक्सिस में। बताओ आंसर। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ओके 56/5, गुड, देखते हैं। रवि का आंसर है सिर्फ दिया इसने 56/5। करो सॉल्व, जल्दी से आंसर बताओ। एटीन 18.8, ओके।
12.8 ओके। एक बार डायग्राम में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। न्यू एस था 0.7, न्यू के था 0.6 एंड इधर है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व 12.8 ओके। अलग अलग आंसर्स है। देखो पहले तो ये समझना होगा इधर से टी आगे लगेगा और फ्रिक्शन किधर। अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे या पीछे? पीछे। जो मैंने डायरेक्शन ड्रॉ किया वो सही है या गलत है? गलत है। गलत है, बिल्कुल सही। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। अच्छा, और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? टी प्लस, ध्यान से देखना, टी प्लस 18 इक्वल्स टू 3 इंटू ए, तो इससे कैंसिल होगा। और यहाँ पे 38 इक्वल्स टू 5a, और a इक्वल्स टू कितना आएगा? 38/5। और ये है कितना? देखो ध्यान से, रहने दो, सॉल्व नहीं करते, 38/5 ही रहने देते हैं। अब पहले मुझे ये चेक करना होगा कि ये रेस्ट पे आता कब है। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, v कितना? 0, u कितना है बताओ? तो u है 10, एक्सेलरेशन कितना रिटार्डेशन का केस होगा? इनटू t। तो टाइम t कितना आया? t इक्वल्स टू 50/38। ध्यान से देखो कितना आया? 50/38, मतलब ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग है। क्या मतलब है इसका? मतलब यदि मैं तुम्हें 3 सेकेंड का कंडीशन बताऊं, तो ये जो 3 किलोग्राम है ना, ये पहले आगे तो मूव करेगा, बट इतने टाइम बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा, और रेस्ट पे आने के बाद ही फिर आगे मूव करने लग जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने क्या किया कि पहले मैंने ये देखना चाहा कि देखो इसमें रिटार्डेशन का केस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं जाके ये 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक तो इंस्टेंट रेस्ट पे आएगा ना। तो वो टाइम मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ जब वो इंस्टेंट रेस्ट पे आता है। तो ये टाइम मुझे मिला 50/38। तो 50/38 लगभग देखा जाए तो 1.4 या 1.3 सेकेंड के आसपास है। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ये 3 सेकंड से पहले ही अपना पाथ को चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब ये अपने आप को रिवर्स कर लेगा। तो रिवर्स करने का मतलब सिंपल है, मुझे स्टेप वाइज सॉल्व करना होगा। पहले तुम ये बताओ, तुम्हें यहाँ तक समझ आया क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेस्ट पे क्यों आएगा? बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ तुम, बस ये मुझे सोच के बताना, ऑब्जेक्ट अभी किधर मूविंग है? इस डायरेक्शन में मूविंग है। अब इस डायरेक्शन में मूविंग है, लेकिन इस सिस्टम के पास एक्सेलरेशन किधर है? इस तरफ है। तो क्या ये दोनों अपोजिट में है तो रिटार्डेशन का केस नहीं बनेगा क्या? सोचो, एक्सेलरेशन है इस तरफ और वेलोसिटी इसके जस्ट अपोजिट, तो रिटार्डेशन तो होगा ना। अब ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जाके रेस्ट पे तो आएगा, बोलो जल्दी, है ना? तो रेस्ट पे ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब जैसे ही रेस्ट पे आ गया तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बताओ? स्टैटिक। स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बताओ? 21। 21। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं सर। तो वेलोसिटी कितना? 0। नहीं आया समझ?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो अच्छे से, लगाओ दिमाग। किस किस को समझ में आया ये इसका मैसेज करना, जिसको समझ में आया हो ये इसका मैसेज करना, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज सभी मैसेज करना है ना। अमित, कुणाल, मेहिल, अच्छा, रवि को भी आ गया, बहुत बढ़िया। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 रही है, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही। तो 1 2 3 4 5 6 6 स्टूडेंट को ही समझ में आया इसका मतलब अभी तक, बाकी तो मैसेज ही नहीं करते हैं, कुछ स्टूडेंट तो इसमें मैसेज ही नहीं करते हैं, पता नहीं वो कनेक्टिंग मतलब वो पढ़ भी रहे हैं या फिर क्या है, पता ही नहीं लगता कुछ भी। लास्ट में बता दो सर, फिर से मैं फिर से बताऊंगा, बस मैं जानना चाहता हूँ कि अभी किस किस को समझ में आया। लविकांत ने रिपीट का मैसेज किया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से बताता हूँ। देखो मैं फिर से बताऊंगा तुम्हें, फ्रिक्शन ना लॉजिक मतलब एक्चुअली ये कॉमन सेंस लॉजिकल चैप्टर भी है, तुम्हें सोचना पड़ेगा हर एक इंस्टेंट के बारे में, क्योंकि फ्रिक्शन के साथ अपन हमेशा मैथमेटिकल सेम बिहेव नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि अपने डायरेक्शन ये चेंज कर लेता है। समझना ध्यान से, क्या गिवन है, अब मुझे डेटा सब कुछ पता है, ये सिंपल है, समझो ध्यान से। मुझे पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है कितना 21, काइनेटिक है कितना 18, तो मुझे इतना समझ में है कि ऑब्जेक्ट तो मूविंग है। अब ये ऑब्जेक्ट मूविंग इसलिए है क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एट t बराबर 0 इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 10 मीटर पर सेकेंड है भी तो किस तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सोचो यदि ये वेलोसिटी नहीं होता, मैं कह रहा हूँ ये वेलोसिटी नहीं है, तो किधर मूव करता है, नीचे की तरफ करता है, यदि मूविंग है तो किधर मूव करता है, नीचे की तरफ। इसका मतलब सिंपल है कि इसमें एक्सेलरेशन आगे है और वेलोसिटी पीछे है। कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये ब्लॉक कहीं यहाँ पे जाके ये रेस्ट पे आएगा, है ना, यहाँ पे जाके रेस्ट पे आएगा। अच्छा जब ये रेस्ट पे आता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से टाइम पे रेस्ट पे आता है, तो मैंने एक्सेलरेशन सॉल्व किया हुआ है 36/5, 36/5 ये नंबर देख लो तो 38/5, एक्सेलरेशन कितना आया 38/5, तो ए मैंने सॉल्व किया हुआ है 38/5। मैं जानना चाहता हूं कि 38/5 जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इसे कितने सेकंड के बाद रोक देगा, है ना। तो मैं सिंपल फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10, और माइनस क्यों, रिटार्डेशन का केस है 38/5 इंटू टी, यहाँ से टाइम सिंपल आता है 50/38, जो कि तुम सॉल्व करोगे लगभग 1.3 के आसपास है, मैं सिंपल कर रहा हूँ 1.3 के आसपास है लगभग देखा जाए तो। मतलब क्या समझ में आता है कि ये पार्टिकल t इक्वल्स टू 1.3 सेकेंड पे ये ब्लॉक 1.3 सेकेंड के बाद ये रुक जाएगा। अब मान लो सपोज करो इसके पास ये फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन कम होता, सपोज करो मतलब 19 न्यूटन होता, 19 ही होता, तो ये तो हमेशा 20 न्यूटन अप्लाई करता, तो फिर ये रेस्ट पे आके फिर ये मूविंग होता, है ना। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा अब इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन 21 न्यूटन है, जब ये रुक जाएगा ना तब उसे फिर से स्टार्ट करने के लिए उसे कम से कम 21 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा। जब ये ब्लॉक एक बार रुक जाएगा तो इसे स्टार्ट होने के लिए अब कम से कम 21 न्यूटन का फोर्स चाहिए, लेकिन ये तो 20 न्यूटन से ज्यादा दे ही नहीं सकता। इसका मतलब कि ब्लॉक अब परमानेंटली रेस्ट पे ही रहेगा। कहने का मतलब 3 सेकंड पे भी ब्लॉक कैसे रहेगा रेस्ट पे, कुछ आइडिया लगा क्या, सोचो, बहुत इजी है, लॉजिक लगाओ, सोचो। आया क्या समझ सभी को, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब इसी क्वेश्चन को यदि मुझे आईआईटी के लिए बनाना होता ना, आईआईटी का मतलब आईआईटी एडवांस का, तो कुछ नहीं यहाँ पे फ्रिक्शन 19 कर देते और तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेते, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो फिर तुम्हें दो अलग अलग, क्योंकि देखो अब सिंपल समझो, जब ये ऑब्जेक्ट ना यहाँ से रिटर्न आएगा ना तो फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन चेंज करेगा, अब ये फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो फिर से तुम्हें एक्सेलरेशन सॉल्व करना होगा, समझ रहे हो, और फिर एक्सेलरेशन सॉल्व करके फिर ये वाला पार्ट तुम्हें अलग सॉल्व करना होगा। मतलब इसी क्वेश्चन में तुम्हें हर मतलब 2 इंटरवल के लिए अलग अलग सॉल्व करना होगा, एक बार जब यहाँ से यहाँ तक गया और फिर जब यहाँ से वापस जाएगा ना तब उसके लिए अलग, फिर तुम्हें दोनों को ऐड करना होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन कराता हूँ। पहले बताओ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया क्या?
मैसेज करो। देखो, और म्यू के गिवन है 0.3, कैलकुलेशन इजी रहेगा इस पर, 0.4 एंड 0.3, एंड स्पीड है इस तरफ, कितना दें, 10-20, 40, 50, 40, 10, 1, ठीक है। हाँ, तुमसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Displacement after t equals to 15 second for block A, और ब्लॉक ए ब्लॉक है ये, है ना, फॉर ब्लॉक ए, करो सॉल्व। सोचो, इनिशियल स्पीड गिवन एट t equals to 0 पे, न्यूएस्ट प्लेसमेंट आफ्टर t equals to 15 सेकेंड, 5 मिनट का टाइम है, आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, सही आंसर चाहिए अपने को।
डिस्प्लेसमेंट 50/14, ओके। इसे तो मैं पार्ट वाइज सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट डे का होमवर्क है बिगनर बॉक्स 1, है ना? नेक्स्ट डे का होमवर्क है बिगनर बॉक्स 1, कंप्लीट कर लेना बिगनर बॉक्स 1। बिगनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बिगनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं करना है, बाकी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर। अब नेक्स्ट डे का होमवर्क बिगनर बॉक्स 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं करना है। देखना, करते हैं सॉल्व इसे। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो तुम ना इस क्वेश्चन में भी एक्सेलरेशन डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे बताओ? नेट पुलिंग फोर्स तो मुझे पता है ये 50 का है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? अब पहले तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये तो अब मूविंग है, रेस्ट पे तो है ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कितना होगा? 15। तो मैं डायरेक्ट लिखूं 50 माइनस 15 और डिवाइड बाई टोटल मास 10, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा 3.5 मीटर पर सेकंड आया होगा, पर सेकंड स्क्वायर। आया है क्या ये एक्सेलरेशन? जल्दी बोलो। 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्या एक्सेलरेशन यही आया क्या? 3.5? जल्दी बोलो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ नो सर। देखो ये, हाँ ये कैसे, हाँ ये कैसे सॉल्व किया एक बार मैं फिर बता देता हूँ। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो देखो ध्यान से देखो तो 50 से नीचे जाएगा, बट इसे एक 15 न्यूटन का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा है, राइट? तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा? 50 माइनस 15 तो 35। टोटल सर मास वो कितना 3 है? लिखा है 10। म्यूके में, हाँ म्यूके में 3 लिखा हुआ है। हाँ सर। 1 दिख क्या रहा है मैंने वो। कुछ, यस सर। अच्छा 0.1। क्या सभी ने 1 लिया है क्या? तो 1 से मैं सॉल्व कर दूंगा फिर। यस सर। यस सर। क्या सभी ने 1 लिया है क्या? यस सर। चलो बढ़िया, फिर 1 से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 5 न्यूटन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 4.5। 4.5 मीटर पर सेकंड, यही आया होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन, बोलो। यस सर। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाता है, तो मैं ये पहले सॉल्व करूंगा कि ये इंस्टेंट रेस्ट पे कब जाएगा। ध्यान से समझना, रेस्ट पे कब जाता है ये, तो चेक करते हैं रेस्ट पे। तो v बराबर u प्लस AT। v कितना है? 0। u है कितना बताओ? 10। और एक्सेलरेशन है कितना? 9/2 कर लेता हूँ मैं इसे, और टाइम t। तो t यहाँ से कितना आ जाएगा? 20/9। अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 2 से ज्यादा सेकंड, है ना? इसका मतलब कि ये 2 सेकंड तक, ये सिंपल अब एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का बन गया है कि 20/9 सेकंड तक तो आगे मूव करा, और बाकी सेकंड के लिए किधर? इस तरफ मूव करा। तो मैं कहूंगा 20/9 इधर के लिए, और इस तरफ के लिए कितना होगा? तो 70/9, सही है ना? 10 माइनस 20/9, तो 90 माइनस 20 यानी 70/9। तो 70/9 इस तरफ मूव करेगा, और 20/9 इधर मूव करेगा। और इस रीजन के लिए एक्सेलरेशन है कितना? तो 4 पॉइंट, अच्छा यार गलत कर दिया यार, ओह मैंने गलत कर दिया। बताओगे गलती कहाँ किया? सर एक्सेलरेशन में। बिल्कुल एक्सेलरेशन में, हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, तो फ्रिक्शन सर। इधर लगेगा तो ये सपोर्टिंग है, इस प्लस बार होगा। 55 होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे 5.5 सर वो आएगा, 65 था सर। सर वो है ना? 65 सर आ रहा था 55। के लिए। हाँ तो सही लिखा ना, 55 सही है ना?
तो इस रीजन Yes, में sir. एक्सेलरेशन कितना है 55, यानी मतलब 5.5 सॉरी 5.5 मीटर पर क्वेश्चन सेकंड। में तो आपने 0.3 दिया था। अच्छा, अब मैं मुझे बता दो मैं 0.1 लेके सॉल्व करूं या 0.3 लेके सॉल्व करूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ही होगा। सर पॉइंट देखो 1 0.3 लेके सॉल्व करिए। सर ठीक 1 है, लेके किए हैं सबने। Yes, अच्छा sir. तो मैं क्या करूं ये बताओ। सर 3 से। सर 0.3 से, 0.3 0.1 से, मैं दोनों से कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। मैं दोनों से कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं 0.1 से कर लेता हूँ, फिर मैं 0.3 से कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इधर एक्सेलरेशन है कितना 5.5 और इस तरफ के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा तो 4.5। ध्यान से देखना, ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, तुम चेक कर सकते हो। मैंने मुझे याद है डायरेक्ट पुलिंग मतलब नेट शॉर्टकट से मैंने कर लिया, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो मुझे पता है कि इसे मैं ए मानता हूँ, इसे बी मानता हूँ, इसे सी मानता हूँ। तो ए टू बी रीजन के लिए फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा, तो 55/10 5.5। बी टू सी रीजन के लिए फ्रिक्शन अपोज करेगा। देखो यहाँ पे स्टैटिक का कोई काम ही नहीं है, क्यों? क्योंकि स्टैटिक का काम तब होता जब अपना ये जो फ्रिक्शन फोर्स हो 50 से ज्यादा होता तो, लेकिन 50 से तो कम है। तो यहाँ पे हमेशा ही कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, राइट। तो यहाँ पे मैं बी टू सी की बात करूँ तो बी टू सी में फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट, तो ये अपोज करेगा। तो यहाँ पे सिंपल कितना आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मुझे दो ड्यूरेशन के लिए टाइम एक्सेलरेशन सब कुछ पता है। पहले मैं ए टू बी के लिए सॉल्व करता हूँ एस। तो एस सिंपल क्या लिखूंगा बताओ, 10 इंटू 20/9, कैलकुलेशन तो खतरनाक बनना है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 11/2 इंटू 20/9 का स्क्वायर। बाप रे, सही है ना। एस इक्वल्स टू यू टी। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रिटार्डेशन का केस है। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रिटार्डेशन का केस है ए टू बी के लिए। अच्छा, यदि मैं बी टू सी के लिए देखूं तो बी टू सी के लिए क्या होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बी टू सी में यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि इंस्टेंट रेस्ट पे आ गया, राइट। और एक्सेलरेशन इस वजह से सपोर्ट करेगा, तो ए है कितना 9/2 और इधर से आ जाएगा 4900 डिवाइड बाई 81, ठीक है ना। तो ये अपने को S1 पता लग गया और इधर से S2 पता लग गया। डिस्टेंस सॉल्व करना है तो S1 प्लस S2 कर दो, डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है तो S2 माइनस S1 कर दो। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। मुझे यदि डिस्टेंस सॉल्व करना है, मैं इधर साइड में लिखता हूँ, तो क्या करना है, तो मैं S1 और S2 को ऐड करना है। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, S2 में से S1 को माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि S2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ऐसे किए हो क्या? हाँ सर। क्या तुम सॉल्व कर लोगे या फिर मैं करूं? जल्दी बोलो। कैलकुलेशन है, कोई बता दो मुझे, S1 कितना आता है, S2 कितना आता है। S1 S2 बता दो, किसी ने भी सॉल्व किया हो तो। 1 आता है 410400 और इधर है। अच्छा, तुमने फाइनल आंसर बताया क्या कुणाल? क्या तुमने फाइनल आंसर बताया क्या? मुझे S1 S2 बता दो इंडिविजुअल, ऐसे ही सॉल्व कियोगे तो। यार इतना देर में तुम्हें कर लेता है यार। तो ये तुम्हें समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैलकुलेशन तो अपन बाद में भी कर लेंगे, पहले ही कैलकुलेशन मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये देखो, जो मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर ए से बी तक गया, बी पे रेस्ट पे आया, फिर मैं ए टू बी सॉल्व कर लूंगा, फिर मैं बी टू सी सॉल्व कर लूंगा। डिस्टेंस निकालना है, दोनों को ऐड कर दूंगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड बताना है।
में आ